दोस्तों, क्या भारत ने क्वाइटली फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा गेम चेंज कर दिया है। एक तरफ डीआरडीओ नेक्स्ट जनरेशन गैलियम ऑक्साइड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ कावेरी इंजन का मास प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत अपने टैंक इंजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करने वाला है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 100 से ज़्यादा लॉयल विंगमैन ड्रोन को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक बहुत ही एडवांस्ड गैलियम ऑक्साइड यानी GA2O3 सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि फ्यूचर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत की तरफ से रिसेंटली गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल मॉडर्न रडार सिस्टम और फाइटर जेट में किया जाता है। लेकिन अभी डीआरडीओ इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अल्ट्रा वाइड बैंड सेमीकंडक्टर यानी गैलियम ऑक्साइड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का फैसला कर रहा है। अगर इस टेक्नोलॉजी को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश किया जाए तो गैलियम ऑक्साइड टेक्नोलॉजी गैलियम नाइट्राइड से भी ज़्यादा पावरफुल मटेरियल होने वाली है, जो कि हायर वोल्टेज और ज़्यादा पावर डेंसिटी हैंडल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में छोटे साइज के अंदर भी ज़्यादा पावरफुल रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में डीआरडीओ का सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी यानी SSPL दिल्ली की तरफ से एक मेजर रोल को प्ले किया जा रहा है। अब अगर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल सोलर ब्लाइंड अल्ट्रावायलेट सेंसर में किया जाने वाला है। ये सेंसर मिसाइल लॉन्च, रॉकेट प्लम्स और एयरक्राफ्ट की एग्जॉस्ट सेक्शन से निकलने वाली UV सिग्नेचर को आराम से डिटेक्ट कर सकता है, जिससे मिसाइल वार्निंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ का प्लान ये कि फ्यूचर में गैलियम ऑक्साइड बेस MMIC यानी मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट को भी डेवलप किया जाएगा, जिसका फैब्रिकेशन गेटेक फैसिलिटी में किया जाने वाला है। ये सर्किट फ्यूचर रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर कंपोनेंट होने वाला है। अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गैलियम ऑक्साइड टेक्नोलॉजी भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और स्पेस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम में एक बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। इसकी हाई रेडिएशन रेजिस्टेंस की वजह से ये सैटेलाइट और स्पेस डिफेंस सिस्टम के लिए भी परफेक्ट चॉइस होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अभी सेमीकंडक्टर डोमेन में सिर्फ सेल्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन लीप लेने की तैयारी कर रहा है, जहां गैलियम ऑक्साइड जैसे एडवांस मटेरियल्स फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरफ से है। भारत की कावेरी इंजन प्रोग्राम अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर GTRE की तरफ से अभी गोदरेज एरोस्पेस को एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक कावेरी डेरिवेटिव इंजन को मॉड्यूलर फॉर्म में सप्लाई किया जाता था, जिसको बाद में GTRE की तरफ से असेंबल करना पड़ता था। लेकिन अभी D3 यूनिट से एक मेजर चेंज को करने का फैसला किया गया, जहां पर गोदरेज को फुल्ली असेंबल्ड इंजन को डिलीवर करने का ऑर्डर दिया गया है। अगर थोड़ा टाइमलाइन समझने की कोशिश करें तो D1 और D2 इंजन पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं, जहां पर D1 यूनिट एक फुल्ली बिल्ट यूनिट था और D2 को मॉड्यूलर फॉर्म में डिलीवर किया गया था। अब ये दोनों इंजन 150 घंटे के आसपास एंड्योरेंस ट्रायल और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये टेस्टिंग रशिया के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और भारत के इंदिरा टेस्ट बेड में किया जा रहा है, जहां पर इंजन को एक्सट्रीम कंडीशन में वैलिडेट किया जा रहा है। अब अगर इंजन की खासियत के बारे में बात करें तो कावेरी डेरिवेटिव इंजन एक ड्राई टर्बोफैन इंजन होने वाला है, यानी इसमें आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका फायदा ये होने वाला है कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होने वाला है और इसको मेनली स्टेल्थ UCM में इस्तेमाल किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी लगभग 60 के आसपास घातक UCV को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए लार्ज स्केल इंजन प्रोडक्शन की जरूरत पड़ने वाली। और इसी डिमांड को देखते हुए GTRE की तरफ से अभी प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवली इन्वॉल्व करने का प्लान बनाया जा रहा है, जहां गोदरेज को अभी फुल इंजन असेंबली और प्री टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, जिससे इन इंजन को मास प्रोड्यूस करना आसान होने वाला है। अगला अपडेट भारत के आर्मर्ड व्हीकल इकोसिस्टम में एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी AVNL की तरफ से अभी एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया गया है।
जहां पर भारत की तरफ से अभी अपने टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की इंजन्स को 100% तक इंडिजनाइज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 मेजर इंजन शामिल हैं। BMP-2 सारथ में इस्तेमाल होने वाली UTD-20 इंजन, T-72 टैंक्स में इस्तेमाल होने वाली V-46-6 इंजन और हमारे फ्रंटलाइन T-90S भीष्म टैंक में इस्तेमाल होने वाली B-92S2 इंजन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों अभी तक जहां भारत इन इंजन्स के लिए रशिया पर डिपेंड कर रहा था, अभी उस डिपेंडेंसी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। अगर प्लेटफॉर्म वाइज समझने की कोशिश करें तो UTD-20 इंजन BMP-2 सारथ व्हीकल का बैकबोन है, जो इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस इंजन की इंडियनाइजेशन से स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस का पूरा कंट्रोल भारत के पास आने वाला है। इसी तरह हमारे T-72 टैंक्स में इस्तेमाल होने वाली V-46 इंजन भी फुली लोकल हो चुका है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि T-72 फ्लीट काफी पुराना हो चुका है और उसको अभी ऑपरेशन रखने के लिए रेगुलर ओवरऑल और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट अभी V-92S2 इंजन का इंडियनाइजेशन माना जा रहा है, जो कि T-90 भीष्म टैंक में इस्तेमाल किया जाता है। ये टैंक इंडियन आर्मी के फ्रंटलाइन स्ट्राइक फॉर्मेशन का मेन हिस्सा है। अब अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में फॉरेन सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो तब भी भारत अपने टैंक्स को फुली ऑपरेशनल रख सकता है और ये सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए ये डेवलपमेंट सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के लिए डिफेंस, लॉजिस्टिक और सस्टेनमेंट में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी होने वाला है, जहां फॉरेन डिपेंडेंसी कम करके लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस को एंश्योर किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के लॉयल विंगमैन ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से डेवलप किया जा रहा कैट्स वॉरियर UCV अभी काफी फास्ट पेस पर प्रोग्रेस कर रहा है और इसको लेकर अभी एक बहुत बड़ा डिमांड प्रोजेक्शन सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह कि NDIC 2026 के दौरान जसबीर सिंह ने यह इंडिकेट किया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्यूचर में लगभग 100 के आसपास कैट्स वॉरियर ड्रोन की रिक्वायरमेंट रखा जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि अभी एक लार्ज स्केल ऑपरेशनल सिस्टम बनने की तरफ बढ़ रहा है। अगर कैट्स वॉरियर की बात करें तो ये एक लॉयल विंगमैन UCV है, जो कि हमारे मैन्ड फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया। ये तेजस Su-30 MKI MK ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी टीम बनाकर ऑपरेट कर सकता है। इसका मेन रोल हाई रिस्क मिशन के दौरान एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करना और प्रिसीजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने पर होने वाले, जिससे हमारे मैन्ड एयरक्राफ्ट और पायलट की सेफ्टी काफी हद तक इंक्रीज होने वाली है। अब अगर इसकी कैपेबिलिटी और साइज की बात करें तो ये लगभग 2.2 टन के आसपास होने वाला है, जिसका लेंथ करीब 9 मीटर के आसपास है और ये करीब 0.6 माक की स्पीड में क्रूज कर सकता है और 9000 मीटर तक ऑपरेट कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये कि फ्यूचर में एक सिंगल इंजन फाइटर जेट के साथ 3 से 4 कैट्स वॉरियर सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी कि एक पायलट एक साथ अपना पूरा एक मिनी ड्रोन स्क्वाड लेके ऑपरेट कर सकता है, जो कि दुश्मन के लिए काफी कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड चैलेंज को क्रिएट करने वाले हैं। कॉस्ट की बात करें तो इसका प्राइस अभी $5 मिलियन से लेकर $10 मिलियन के बीच होने का उम्मीद किया जा रहा है, जो कि एक फाइटर जेट के कंपैरिजन में काफी कम होने वाला है। इसकी वजह से इसको लार्ज नंबर में डिप्लॉय करना आसान होने वाला है। डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इसकी ग्राउंड टेस्टिंग, इंजन ट्रायल और सिस्टम इंटीग्रेशन वगैरह चल रहा है और फ्लाइट ट्रायल को 2026 के एंड में और 2027 की शुरुआती दौर में करने का प्लान किया जा रहा है। HAL इसके लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर भी फुल लार्ज स्केल प्रोडक्शन की प्लानिंग बना रहा है, जिससे इनको मास प्रोड्यूस करना आसान होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैट्स वॉरियर भारत के लिए एरियल वॉरफेयर में एक नया शिफ्ट लाने वाले हैं, जहां मैन्ड और अनमैन्ड सिस्टम मिलकर एक पावरफुल कॉम्बैट इकोसिस्टम को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर एयर कॉम्बैट का बैकबोन बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।